आइए अब हम वाणिज्यिक बैंकों के कार्यों को देखें। वाणिज्यिक बैंकों के कार्यों को दो भागों में बांटा गया है। पहला है आधारभूत और प्राथमिक कार्य, दूसरा है एजेंसी और सामान्य उपयोगी सेवाएं। आइए आधारभूत कार्य में देखें। सबसे पहला कार्य है जमा स्वीकार करना। बैंक का प्रथम कार्य व्यवसायियों व जनता से जमाएं स्वीकार करना होता है। जनता द्वारा अतिरिक्त धन को बैंकों में जमा करवाया जाता है। इन जमाओं पर रिजर्व बैंक के द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार ब्याज का भुगतान किया जाता है। फालतू पैसे का प्रयोग व कमाई का स्रोत जनता में संभव होता है। बैंक चालू खाता, बचत खाता, आवर्ती जमा खाता, निश्चितकालीन जमा खाता और एफडी की सुविधाएं प्रदान करता है। चलिए इन खातों के बारे में भी जानते हैं। चालू खाता, यह खाता व्यापारियों की सुविधा हेतु होता है। इसमें पैसा जमा करवाने और निकलवाने की सीमा नहीं होती। इसमें न्यूनतम राशि रखनी होती है, अन्यथा बैंक द्वारा सेवा शुल्क वसूल किया जाता है। इस खाते पर बैंक व्यापारियों को बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक अधिविकर्ष की सुविधा भी देता है, अर्थात जमा से अधिक राशि भुगतान के रूप में दी जा सकती है, पर बैंक इस अधिक के भुगतान पर ब्याज लेता है और अगली जमा पर इससे ब्याज सहित वसूल करता है। यह बैंक की मांग देनदारी होती है। बचत खाता, जो आम जनता की जमाओं के लिए होता है। छोटी छोटी बचतों को जनता इसमें जमा करवाती है। इस पर कम दर से ब्याज दिया जाता है और छोटी बचतों को प्रोत्साहित करता है। यह बैंक की मांग देनदारी होती है। आवर्ती जमा, यह खाता निश्चित अवधि के लिए निश्चित राशि प्रति माह जमा करवाने के उद्देश्य से खोला जाता है। इसकी राशि विशेष परिस्थितियों को छोड़कर समय से पहले नहीं निकलवाई जा सकती। इसमें जमा राशि पर ब्याज की दर बहुत ज़्यादा होती है, जो खाते की जमा राशि पर मिलती है। यह बैंक की काल देनदारी होती है। निश्चितकालीन जमा खाता, इसे आम बोलचाल में एफडी के नाम से जाना जाता है। इसमें एक निश्चित समय के लिए पैसा जमा करवाया जाता है। समय अवधि के आधार पर ब्याज दिया जाता है और अधिक समय अधिक ब्याज। समय से पहले भी इसे जमा करता पैसा निकलवा सकता है, लेकिन बैंक उस पर अपनी कटौती काट कर भुगतान करता है। आइए अब दूसरा कार्य देखते हैं बैंक का, ऋण देना। वाणिज्यिक बैंकों का दूसरा कार्य है जमाओं को स्वीकार करने के साथ साथ उसके कुछ भाग को ऋण या अग्रिम के रूप में वो जनता को दे देता है। यह ऋण व अग्रिम अधिक्य के रूप में या नकद ऋण के रूप में, विनिमय पत्रों की कटौती को भुनवाने के रूप में, या अवधि ऋण के रूप में, या उपभोक्ता ऋण के रूप में, किसी भी रूप में हो सकते हैं। चलिए इनके बारे में भी जानते हैं। अधिविकर्ष क्या होता है? बैंक के ग्राहक अपने चालू खाते में जमा की गई राशि से अधिक राशि निकलवा सकते हैं। अधिक निकाली गई इस राशि को अधिविकर्ष कहा जाता है। बैंक ओवरड्राफ्ट, इस पर बैंक ब्याज वसूल करता है और एक प्रकार की अल्पकालीन ऋण होता है। इसकी बैंक से पहले अनुमति लेनी होती है। नकद ऋण या साख, इसमें बैंक ऋणी को एक जमानत के आधार पर एक निश्चित राशि निश्चित सीमा के अंदर निकलवाने का हक देता है। इसमें ऋणी धन निकलवाने और फिर उसमें जमा करवाने का जिम्मेवार होता है। बैंक ऋण की राशि पर ब्याज भी वसूल करता है, जो वास्तव में निकलवाई गई राशि पर होता है। विनिमय पत्रों की कटौती, विनिमय पत्र उधार लेन देन के प्रतीक होते हैं। इनमें उधार लेने वाला एक निश्चित अवधि के बाद उधार देने वाले को निश्चित राशि के भुगतान करने के लिए दायी होता है। यह बिल समय से पहले कटौती पर बैंक से भुनवाए जा सकते हैं। बैंक इसके बदले में कटौती यानी ब्याज को वसूल करता है और भुगतान करता है। अवधि ऋण, यह एक निश्चित अवधि के लिए ग्राहकों को प्रदान किए जाते हैं, जिसमें मशीन, कार, ट्रक, मकान इत्यादि उद्देश्यों को खरीदने हेतु धन का प्रयोग किया जाता है। इसका भुगतान किश्तों में किया जाता है, जो मासिक, त्रैमासिक, छमाही या वार्षिक भी हो सकती हैं। उपभोक्ता ऋण या मांग ऋण, यह ऐसे ऋण हैं जो बैंक द्वारा कभी भी वापस मांगे जा सकते हैं। यह ऋण बैंक जमानत के तौर पर निश्चितकालीन जमा यानी सरकारी प्रतिभूतियां, बीमा पत्र के आधार पर प्रदान किए जाते हैं। तीसरा कार्य बैंक का चेक सुविधा। बैंक एजेंट के रूप में दूसरे बैंकों पर लिखे गए चेक की राशि वसूल करने की भी सेवा अपने ग्राहकों को देते हैं। चेक एक साख पत्र है जिसके माध्यम से बैंकों में पैसा निकलवाया व जमा करवाया जाता है व किसी के पैसे का भुगतान भी किया जाता है। यह मुद्रा विनिमय का सबसे प्रचलित प्रपत्र और मितव्ययी साधन है। यह दो रूप में हो सकता है, वाहक और रेखांकित चेक।
वाहक जिसमें बैंक के काउंटर पर तुरंत नकद में परिवर्तित कराया जा सकता है, धारक द्वारा दिखाकर इसका भुगतान प्राप्त किया जा सकता है। रेखांकित चेक जिसमें वर्णित व्यक्ति ही भुगतान प्राप्त कर सकता है, वो भी अपने एक खाते में, यह नकद भुगतान में परिवर्तित नहीं होता, अर्थात यह चेक में वर्णित विशेष व्यक्ति के खाते में उसकी राशि जमा होती है। तीसरा कार्य है धन का हस्तांतरण। वाणिज्यिक बैंक की शाखाएं देश में हर जगह होती हैं। वह अपनी शाखाओं के माध्यम से धन के हस्तांतरण व आदान प्रदान को सरल बनाते हैं। कोषों का हस्तांतरण बैंक ड्राफ्ट भुगतान आदेश, जिसे हम पे ऑर्डर कहते हैं, या डाक द्वारा करता है। वह बदले में कम दर से कमीशन वसूल करता है। एक बैंक एक स्थान से ड्राफ्ट के माध्यम से दूसरे स्थान पर अपनी स्थित शाखा में या फिर किसी अन्य बैंक की शाखा में धन का हस्तांतरित करके ग्राहक को उस स्थान पर धन उपलब्ध करवाता है। पांचवा कार्य है सहयोगी सेवाएं। सहयोगी सेवाओं में बैंक व्यापारी के बिलों का भुगतान करता है, उनको वसूल करने का कार्य अपने ऊपर लेता है, लॉकर की सुविधाएं देता है, प्रतिभूति यानी अंश ऋण पत्रों के अभिगोपन या गारंटी का कार्य करता है, उनको खरीदने और बेचने का भी कार्य करता है, बीमे की किश्त का ग्राहक की तरफ से भुगतान करता है, ग्राहक की तरफ से लाभांश को वसूल करता है, किसी तरह का किराया ग्राहक की तरफ से वसूल करता है, ब्याज एकत्र करता है, ग्राहक का ट्रस्टी और प्रबंधक का कार्य करता है, संदर्भ पत्र देने, यात्रा चेक व साख प्रमाण पत्र देने और आर्थिक आंकड़ों को एकत्र करवाने का भी कार्य करते हैं। चलिए आइए ई बैंकिंग के बारे में जानें, जो वर्तमान समय में प्रचलित है। ई बैंकिंग अर्थात इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, जिसमें बैंक द्वारा मौद्रिक व्यवहारों को इंटरनेट के माध्यम से किया जाता है। इंटरनेट पर बैंक की सेवाएं प्रदान करने को ई बैंकिंग कहते हैं। यह लेन देन की लागत को कम करता है। बैंक द्वारा ग्राहक को अपनी बचतों को प्रबंध, खातों का निरीक्षण, ऋण का आवेदन, बिलों का भुगतान आदि लेन देनों का अब इंटरनेट के माध्यम से पूरा करने की सुविधा देता है। आप अपने कंप्यूटर या मोबाइल पर इंटरनेट के माध्यम से बैंक की इन सेवाओं से जुड़ सकते हैं। अब आपको बैंक जाकर प्रत्यक्ष रूप से व्यवहार करने की आवश्यकता नहीं है। ई बैंकिंग के द्वारा आप घर बैठे बैंक संबंधी व्यवहारों को कार्य रूप दे सकते हैं। ई बैंकिंग में बैंक अपने एटीएम, स्वचालित टेलर मशीन जिसे कहा जाता है, विक्रय बिंदु जिसे पीओएस कहा जाता है, ईडीआई इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज जिसे कहा जाता है, क्रेडिट कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रोकड़, ईएफटी इलेक्ट्रॉनिक कोष हस्तांतरण की सेवाएं भी प्रदान करता है। धन का हस्तांतरण एनईएफटी यानी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफर या रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट यानी आरटीजीएस भी हो सकता है। ई बैंकिंग के लाभ क्या हैं, जरा इस पे दृष्टि डाली जाए। 24 घंटे की रोज की सेवा प्रदान करने वाला साधन है। दूसरा, मोबाइल से कहीं से भी इस सेवा का लाभ उठाया जा सकता है। तीसरा, हर एक लेन देन के अभिलेखन के कारण वित्तीय अनुशासन बना रहता है। चौथा, ग्राहक संतुष्ट रहता है, कम जोखिम व अधिक सुरक्षा रहती है। यात्रा के दौरान नकदी की आवश्यकता नहीं होती। बैंकों की प्रतियोगिता शक्ति बढ़ती है। असीमित क्रियात्मक क्षेत्र उत्पन्न होता है। केंद्रीकृत डाटाबेस से लेखांकन कार्य को कम किया जा सकता है। नकदी की अब चोरी का भय नहीं रहता। समय पर ग्राहक को भुगतान उपलब्ध होते हैं। किसी तरह के पत्र व्यवहार की आवश्यकता नहीं होती। समय की बचत होती है। आइए ई बैंकिंग से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जानें। इलेक्ट्रॉनिक फंड हस्तांतरण ऐसी विधि जिसमें ग्राहक इंटरनेट के माध्यम से पैसे को एक खाते से दूसरे खाते में हस्तांतरित कर सकते हैं। इस प्रकार लाभांश, ब्याज, कमीशन, पेंशन को प्राप्त किया जा सकता है और बिजली बिल, टेलीफोन, बीमा किश्त, खरीद का बिल, क्रेडिट कार्ड में शेष, इन सब के व्यय की व्यवस्था की जा सकती है। स्वचालित टेलर मशीन, जिसे एटीएम कहते हैं, मशीन में बैंक द्वारा प्रदान किए गए एक विशेष कार्ड को डालने पर व्यक्तिगत पहचान संख्या भरने व उपरांत रुपया निकलवाने की सुविधा दी जाती है। यह 24 घंटे की उपलब्ध सुविधा होती है। टेली बैंकिंग, फोन द्वारा बैंक से कार्यावधि में खाते के शेष व अन्य व्यवहारों की जानकारी प्राप्त टेलीफोन से करना। डेबिट कार्ड, बैंक द्वारा ग्राहक को जारी कार्ड जो उसके खाते की जमा राशि को दिखाता है। इसका प्रयोग ग्राहक द्वारा बैंक में जमा राशि से तुरंत भुगतान पाने और किसी को करने के लिए किया जाता है।
व एटीएम में भी इसका प्रयोग होता है। क्रेडिट कार्ड, अच्छी साख वाली व्यक्तियों के लिए क्रेडिट कार्ड उपलब्ध होता है। वस्तुओं को खरीदने व उनका भुगतान करने हेतु इसका प्रयोग किया जाता है, परंतु इसमें निश्चित समय के पश्चात बैंक में वापस पैसा भी जमा करवाना होता है। यह एक तरह की अधिविकर्ष की सुविधा है। कोर बैंकिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है आज के युग की। कोर बैंकिंग सॉल्यूशन के नाम से, यानी केंद्रीकृत बैंकिंग सॉल्यूशन के नाम से, इन्हें सीबीएस के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें ग्राहक बैंक की संपूर्ण शाखाओं का ग्राहक बन जाता है। अब ग्राहक को बैंकिंग सुविधाएं हर जगह उपलब्ध होंगी। वह पूरे बैंक का ग्राहक होता है। वह बैंक की किसी भी ब्रांच में कहीं पे भी जाकर लेन देन कर सकता है। उसे विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं। उसे विशेष पहचान उपलब्ध करवाई जाती है। अब वो किसी भी ब्रांच पे बिना प्रमाण पत्र के अपना खाता खुलवा सकता है।